बच्चों क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास क्या होता है और एक टू पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन डिराइव करो। सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? हर एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऐसा माना जा सकता है कि उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। हर एक बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके अंदर एक पॉइंट हो जहां पर उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्टाइलस है, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो ये बैलेंस कहां पे होगा? एक सिंगल टिप पे अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो क्या वो फिंगर आप साइड में रख के इसको बैलेंस कर सकते हो? नहीं, ये तो गिर जाएगा। इस साइड से भी नहीं कर सकते। आप जानते हो कि ये बैलेंस हो सकता है लेकिन हमें बड़े ध्यान से सेंटर में किसी पॉइंट पे इस फिंगर को टिकाना पड़ेगा। तो क्या है, यहां पे इसके एक पॉइंट है जो इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि ऐसा वो पॉइंट बिहेव करता है जैसे पूरी बॉडी का मास वहां कॉन्सेंट्रेटेड हो, बिकॉज वहां पे फिंगर रख के उस पॉइंट को बैलेंस करने से पूरी बॉडी बैलेंस हो रही है। तो हर एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है, हमें उस पॉइंट के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है। उस एक्सप्रेशन में हम लोग निकालेंगे क्या? उस एक्सप्रेशन में हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, राइट? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारी रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। जैसे आप मान सकते हो कि एक सिंगल बॉडी नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल से ये बॉडी मिलके बनी है। तो टू कीप थिंग्स सिंपल, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जो केवल दो पार्टिकल से बनी है। एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है। इन पार्टिकल्स की पोजीशंस हमें पता है। मान लो इस पार्टिकल का नाम A है, इसका नाम B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है r1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 ले लो क्योंकि इसकी सबस्क्रिप्ट हमने 1 ली हुई है ना। इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ले लो r2। हमें निकालना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये चल भी रहे हैं। इसकी वेलोसिटी ले लो v1, इसकी वेलोसिटी ले लो v2, इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ले लो F1, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ले लो F2 एंड सो ऑन। हम जो भी पैरामीटर ले रहे हैं जिसका सबस्क्रिप्ट हमने 1 लगाया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हम इस वाली बॉडी की बात कर रहे हैं और जिसका 2 लगाया हुआ है उसमें हम इस वाली बॉडी की बात कर रहे हैं। सो बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि force acting on a body or a system is equal to rate of change of linear momentum of the system। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स लग रही है इस सिस्टम पे, एक्सटर्नल फोर्स, वो टोटल फोर्स क्या है? F1 प्लस F2, क्योंकि हमने बोला F1 फोर्स इस पे लग रही है, F2 फोर्स इस पे लग रही है और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट हमें मिलेगा जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा। उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, हमें पता नहीं अभी इसकी पोजीशन। तो ये C है सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं XCM और YCM। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया जिसका नाम हम रख देते हैं RCM, चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो F1 plus F2 is what? Total force acting on the system which is equal to the rate of change of linear momentum, यानी कि d by dt of P1 plus P2, d by dt of P1 plus P2, rate of change of linear momentum। check। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इसको हम कंबाइन करके हम मान लेते हैं F, विच इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, d by dt of P1 is m1 v1 plus m2 v2। v1 क्या है? इसकी पोजीशन है r1, इसकी पोजीशन है r2, तो v1 क्या होगा?
v1 होगा dr1 बाई dt और v2 क्या होगा, v2 होगा dr2 बाई dt, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप यहां पे लिखोगे ये सब्स्टिट्यूशन करके, सो यू विल गेट दिस d बाई dt m1 v1 is dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ गया, d बाई डी टी बाहर चला गया, तो इसको आप लिख सकते हो, थोड़ी जगह बनाई जाए यहां पे, अबे तेरी तू कैसे आएगा भाई, तो सिलेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, यहीं पे जगह हम लोग को बनानी पड़ेगी। तो इसको आप लिख सकते हो F इक्वल टू, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर भी कोई फायदा नहीं है, बीच में तो उतनी जगह में। इसको आप लिख सकते हो F इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2, और अगर इस इक्वेशन को आप m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, तो इधर आप लिखोगे m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। ठीक, अच्छा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव होता है। किसका डबल डेरिवेटिव होता है? एक्सेलरेशन, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव होता है। हमने ये माना है कि ये जो पॉइंट है XCM YCM ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मतलब है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि RCM, वो एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसे पूरा सिस्टम माना जा सकता है। हम यही तो बोल रहे हैं ना कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि जो टोटल मास है सिस्टम का m1 प्लस m2 वो एक्चुअली में यहां कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यही सिस्टम की भी पोजीशन मानी जा सकती है। तो अगर इस पूरे सिस्टम पे F इक्वल टू ma इक्वेशन लगाने को बनती है, तो वो क्या होता है, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज दिस, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m1 प्लस m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिस्टम खुद सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और ACM क्या है? ACM है RCM का डबल डेरिवेटिव, तो m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ RCM, है ना। अब आप कंपेयर करो इन दोनों को, भाई अगर ये फोर्स ऑन द सिस्टम है, ये मास ऑफ द सिस्टम है, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द सिस्टम ही होना चाहिए ना, तभी तो F इक्वल टू ma फॉर्मूला बैठेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ये एक ऐसे पॉइंट की पोजीशन है जहां पर माना जा सकता है कि पूरा सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड है, देयरफॉर यही है RCM, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यहां पे आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, और अगर दो पार्टिकल ना हो, n पार्टिकल्स हो, तो यहां पे आप स्टार्ट करो f1 प्लस f2 अप टू fn, p1 प्लस p2 अप टू pn, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो अल्टीमेटली आपको ही मिलेगा m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो ये पोजीशन वेक्टर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए भी और n पार्टिकल सिस्टम के लिए भी ये डेरिवेशन आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये है, RCM क्या होगा? XCM i कैप प्लस YCM j कैप, R1 क्या होगा? X1 i कैप प्लस Y1 j कैप, R2 क्या होगा? X2 i कैप प्लस Y2 j कैप। ये सारी आप वैल्यूज यहां रखोगे, और जब कंपेयर करोगे तो XCM आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, YCM आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी x और y के लिए भी वही फॉर्मूला आएगा जो R के लिए आ रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए आ रहा है। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो यू विल गेट द velocity vector for center of mass VCM which is m1 v1, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होगा, ये नहीं होगा, प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस
m2, 2 पार्टिकल के लिए हो चाहे 10 पार्टिकल के लिए चाहे n पार्टिकल्स के लिए हो। तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना, ये डेरिवेशन दिमाग में रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन। इक्वेशंस तो बिल्कुल सिंपल सी हैं बच्चों, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है उसकी जगह आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। यहां पे सिचुएशन क्या है कि एक बॉडी है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से घूम रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी अल्फा रेट से चेंज हो रही है, तो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई ओमेगा 2 हो गई टाइम टी में, और इतनी देर में जो बॉडी ने एंगल कवर किया वो थीटा है। तो उसकी 3 इक्वेशंस बनती हैं। पहली ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आएगा। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा आएगा। तो चलो डिराइव करते हैं। सबसे पहले जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो सिंपली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा क्या होगा, अल्फा इंटू डी टी। देखो अगर आपको लीनियर इक्वेशंस के डेरिवेशंस आते हैं ना बाय कैलकुलस मेथड, तो सेम डेरिवेशंस हैं, ए की जगह अल्फा लिखना है, बी की जगह ओमेगा लिखना है, एफ की जगह थीटा लिखना है। तो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो कि 0 से t टाइम में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 चेंज हो गई, और ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रल हो गया ओमेगा वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल हो गया t 0 से t। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना ये, तो अल्फा कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया हमने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला लगाना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी थीटा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रोल कौन प्ले करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वो होगा ओमेगा एवरेज इंटू टी। टी टाइम में वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 चेंज हुई है, तो पूरे टी टाइम के लिए अगर मुझे थीटा निकालना है तो मुझे एवरेज ओमेगा लेना पड़ेगा। एवरेज ओमेगा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टाइम टी डिवाइडेड बाय 2। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी लगातार बढ़ रही हो यूनिफॉर्म रेट से, तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसका एवरेज क्या होता है, उस टाइम में उसकी मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो थीटा हो गया ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 2 की वैल्यू यहां से डालो ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो थीटा हो गया 2 ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टी यहां हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा हो जाएगा ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन के लिए आप फिर से यहीं से स्टार्ट करो, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अगर आप इस इक्वेशन को डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, जैसे वहां पे हम डी एस से करते थे, तो ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, तो डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा लिख दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा। ओमेगा डी ओमेगा इधर बचेगा, इसकी जगह ओमेगा डाल के, और ये डी थीटा इधर शिफ्ट कर दिया, तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा।
और वेलोसिटी चेंज हुई है ओमेगा 1 से ओमेगा 2, एंगल चेंज हुआ है 0 से थीटा, तो ओमेगा का इंटीग्रल होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा 1 से ओमेगा 2 इक्वल टू अल्फा थीटा 0 टू थीटा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, नीचे एक 2 आएगा पर हम उसको उधर लिखेंगे, 2 अल्फा थीटा अपर लिमिट ये, तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशंस का हमने यहां पे डेरिवेशन कर लिया। क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट चेंज को कितना रेजिस्ट करती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, और यहां पे रोटेशनल मोशन के अंदर उसी इनर्शिया को क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि अगर आपको एक बॉडी को घुमाना है तो वो अपने, अगर बॉडी रेस्ट पे और आप घुमाना चाहते हो तो वो अपने घूमने को कितना रेजिस्ट करेगी, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे नॉर्मल इनर्शिया जो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास के साथ साथ मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देते हैं तो हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो बदल जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। कहने का मतलब है एक ही बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है एंड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस जो यहां कहीं से पास हो रहा है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालेंगे। हर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सो मान लेते हैं ये बॉडी n पार्टिकल से बनी है और उन सारे पार्टिकल्स के हमको मासेस पता है m1 m2 m3 अप टू mn, और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पता है। ये वाला जो पार्टिकल है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, लेट अस से ये वाला जो पार्टिकल है इसका r2 है, r1 है सॉरी उसका, फिर r3 है, r4 है, और इनकी वेलोसिटीज भी पता है v1 v2 v3 अप टू vn, नोट्स में पूरा मेंशन्ड है, ठीक। सो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉडी की वो होगी सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस अप टू हाफ mn vn स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉडी की। सो अब आप जानते हो v r ओमेगा होता है? नहीं जानते हो? सिंस v इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। भाई अगर एक पार्टिकल, जरा ध्यान से देखना, अगर नहीं पता तो, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं, ये वाला यहां पे एक पार्टिकल है, ये जब बॉडी घूमेगी तो ये छोटा सर्कल कवर करेगा, ये जो पार्टिकल है जब बॉडी घूमेगी तो ये बड़ा सर्कल कवर करेगा, ठीक है, लेकिन करेंगे दोनों सेम ही टाइम में कवर। भाई रिजिड बॉडी है ना, ये पार्टिकल आगे पीछे तो होने नहीं वाले, तो ये उतने ही टाइम में छोटा सर्कल कवर कर रहा है, उतने ही टाइम में बड़ा सर्कल कवर कर रहा है, यानी कि ये उतने ही टाइम में कम लेंथ कवर कर रहा है, ये उतना ही टाइम में ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, लेकिन एंगल तो दोनों सेम कवर कर रहे हैं उतने टाइम में 2 पाई। तो एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है। अगर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है बॉडी तो एट एनी इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी ना, जो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो लीनियर वेलोसिटी है इस वाले पार्टिकल की, छोटे वाले की, इस वाले की लीनियर वेलोसिटी होगी डिस्टेंस 2 पाई r बाय t, और उसकी क्या होगी 2 पाई r1 बाय t, और क्योंकि r1 ज्यादा है r2 से तो ये वाली लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हुई, और 2 पाई बाय t ओमेगा होता है तो ये होगी ओमेगा r2, हो गई ओमेगा r1। तो किसी भी पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो r ओमेगा होती है। तो देयरफॉर के ओमेगा तो सेम है ना सबका, तो m1 v1 की जगह रख दिया r1 ओमेगा का स्क्वायर, v2 की जगह रख दिया r2 ओमेगा का स्क्वायर, अप टू rn ओमेगा का
स्क्वायर। तो के ही हो गया हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू हाफ mn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां से हाफ कॉमन ले लिया जाए और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और आप जानते हो रोटेशन में v का जो एनालॉग है वो ओमेगा है। तो अगर हम कंपेयर करें के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से, के रोटेशन में के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह ओमेगा है जो होना चाहिए। इसका मतलब है जो बची हुई चीज है ये मास का रोल प्ले कर रही है रोटेशन में, और इसी को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ही तो मास है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है लीनियर में। तो रोटेशनल में ये जो बची हुई चीज है यही हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसे डिनोट किया जाता है आई से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदल दूंगा तो हर एक पार्टिकल का r1 r2 r3 यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगा। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पर। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी बच्चों? इसकी एसआई यूनिट बनेगी केजी मीटर स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं, mr स्क्वायर है ना, केजी मीटर स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बच्चों? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द whole mass of the body were concentrated. The body would have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जैसे मान लो एक डिस्क है और वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। और इस डिस्क का मास है m और इस डिस्क का जो रेडियस है वो r है। डिस्क का जो मास है वो m है और डिस्क का जो रेडियस है वो r है। डिस्क का मास m है और डिस्क का जो रेडियस है वो r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन सॉरी क्या है? इस डिस्क के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वही है जो पूरी डिस्क का है। उस पॉइंट के डिस्टेंस को, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जांपल देखो, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट होता है हाफ mr स्क्वायर। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो k है। तो इस अकेले पॉइंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा ना जो पूरी बॉडी का है, यानी इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk स्क्वायर। m से m कट गया तो k आया r by root 2. So this r by root 2 will be called the radius of gyration of this disk about this axis. तो जनरल फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का? जैसे एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास है m और वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो जो टोटल मूवमेंट ऑफ एनर्शिया होगा वो होगा mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर अप टू mrn स्क्वायर, और अगर यहां से m कॉमन ले लूं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर
अगर इसको मैं n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दूं, n मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये आएगा m इंटू एन, क्या होगा टोटल मास ऑफ द बॉडी। और मान लो रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो I जो है उसको m के स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे यहां पे हमने लिखा I को m के स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल मास m, और बाकी बचा हुआ ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। m से m कट गया तो ये जो बचता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। जगह अपने पास कम है तो एक काम करते हैं, यहां से अब ये बचेगा तो रूट चला जाएगा उधर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए उस एक्सिस से जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, और रेडियस ऑफ गायरेशन होगा उन सारे डिस्टेंसेस के स्क्वायर के मीन का रूट, एंड दिस इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रेडियस ऑफ गायरेशन is basically the root mean square, RMS value of the perpendicular distances of individual particles from axis of rotation. क्वेश्चन है derive a relationship between torque and angular momentum. टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करो। तो ऑर्डर में देखने बच्चों वीडियो, अगर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आप जानते नहीं हो क्या है तो फिर आपको ये रिलेशन नहीं समझ में आएगा। तो पहले मेरे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम वाले वीडियोस देखो, जिन क्वांटिटीज के बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हो उनके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है m r क्रॉस v, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिलेगा dl बाय dt इक्वल टू m एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाओ डिफरेंशिएशन का, m तो कांस्टेंट है वो तो बाहर रह गया, तो r एज इट इज, v का डेरिवेटिव विद टाइम dv बाय dt, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन, प्लस v एज इट इज dr बाय dt इज v, ठीक है। और a क्रॉस a क्या होता है, दो वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और साइन 0 0 होता है। तो अगर आप इसको m को अंदर मल्टीप्लाई करो और इसको कुछ ऐसे लिखो, a के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू ए क्या होता है, m इंटू ए होता है फोर्स, तो dl बाई dt इक्वल टू r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। इसका मतलब है dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क, dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो सेकंड लॉ था न्यूटन का, dp बाई dt इज f। तो वो तो है ही ना, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हैं जो लॉज ऑफ मोशन में है और जो रोटेशनल मैकेनिक्स में है, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है। फोर्स की जगह टॉर्क डाल दो, p की जगह l डाल दो, m की जगह i डाल दो, है ना। तो उसी हिसाब से ये वाला फॉर्मूला भी हमारा आ रहा है।
डिराइव अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। फिर से वही वाला डायग्राम बनाते हैं जो कई क्वेश्चंस में हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। एन पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में, इसका मास, इसका डिस्टेंस है r1, मास है m1, इसका डिस्टेंस है r2, मास है m2 एंड सो ऑन। तो जो टोटल क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इसका, वो होगा r1 p1, सब पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटा का सम अप टू rn pn। तो L हो जाएगा r1 p1 इज m1 v1 प्लस r2 p2 इज m2 v2 अप टू rn pn इज mn vn। एंड सिंस समझा चुका हूं कई बार, v इक्वल टू r ओमेगा होता है और ओमेगा सबका सेम है, r सबका डिफरेंट है, तो v इक्वल टू v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा। तो L हो जाएगा हमारा r1 m1, v1 की जगह रखा r1 ओमेगा प्लस r2 m2, v2 की जगह रखा r2 ओमेगा प्लस अप टू rn mn, vn की जगह रखा rn ओमेगा। तो L हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। और अगर आप ओमेगा कॉमन ले लो तो आप देख पा रहे होगे कि क्या रिलेशन आ रहा है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ये पूरा क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, यानी L इक्वल टू I ओमेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मूला P इक्वल टू mv। P इक्वल टू mv के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है L इक्वल टू I ओमेगा। ठीक, L इक्वल टू I ओमेगा। तो ये रिलेशन है, डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन है बच्चों, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में हमको रिलेशन डिराइव करना है। मान लो यहां पे हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, m1 मास है, इसका m2 मास है, इसका m3 मास है एंड सो ऑन। यहाँ पे पार्टिकल है जिसका mn मास है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1, इसका r2, इसका r3 एंड सो ऑन। ये पूरी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो जो टोटल टॉर्क होगा इस पे, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के टॉर्क का प्रोडक्ट होगा। तो पहले वाले पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा होगा r1f1, दूसरे वाले पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा होगा r2f2, अप टू nth पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा होगा rnfn। ठीक है, सो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1a1 प्लस r2f2 की जगह लिखोगे m2a2 प्लस अप टू rn mn an। एंड सिंस a होता है r अल्फा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि पीछे आपको वीडियो में बताया था कि v इक्वल टू r ओमेगा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले वीडियो में, ऑर्डर में देखने को बोला आपको वीडियो, v इक्वल टू r ओमेगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dt यानी a, r कांस्टेंट है, और d ओमेगा बाई dt यानी अल्फा, तो a इक्वल टू r अल्फा होता है। अब ओवरऑल बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, तो हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और लीनियर एक्सेलरेशन है a। तो टॉर्क हो गया r1
m1, a1 की जगह रखेंगे r1 अल्फा, अल्फा सबका सेम है, r2 m2, a2 की जगह रखेंगे r2 अल्फा अप टू rn mn, an की जगह रखेंगे rn अल्फा। ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा, mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। और ये क्या होता है? ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये सिंपल वही रिलेशन है जो F इक्वल टू एम ए का होता है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, F इक्वल टू एम ए। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ, और व्हेन, और सिंपल कर देते हैं इसको, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम the total angular momentum of the system remains constant। ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरह जो आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। और यहां पे वही आ गया कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। इसको डिराइव करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम। And if torque external is zero, then dl by dt is also zero। और डेरिवेटिव जिस चीज का जीरो होता है वो चीज कांस्टेंट होती है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो L आ गया कांस्टेंट, तो प्रूव हो गया ये। एंड सिंस L होता है आई ओमेगा, और अगर L कांस्टेंट है तो आई ओमेगा कांस्टेंट है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि ये वाला जो एक यहां से फॉर्मूला निकलता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर आई और ओमेगा का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, टॉर्क बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डांसर घूम रही है अपनी बॉडी को एक्सिस बना के, तो घूमते हुए वो हाथ अंदर कर लेती है, उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि हाथ अंदर करने से क्या हुआ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हाथ बाहर होते तो ये पूरे पार्टिकल्स का इस एक्सिस के अबाउट काउंट होता, अब वो काउंट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। एक डाइवर जब ऊपर से जंप लगाता है पानी में डाइव करने के लिए, तो वो हवा में अपनी बॉडी को सुकोड़ लेता है ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए, वो ज्यादा रोटेशंस ले सके। उसी के तो पॉइंट्स मिलते हैं उनको। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका ध्यान रखें। क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन
फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक यहां पे हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि जिसपे फ्रिक्शन है, और इस पे एक बॉडी कोई भी रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, वो रोल करती हुई नीचे आ रही है। ये वाला एंगल है थीटा, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन रोल करने की है अल्फा, नीचे आने की एक्सेलरेशन है ए, मास है इसका m। तो बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पे। एक तो इस पे ऊपर की तरफ लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स F, क्योंकि रफ इंक्लाइंड प्लेन है। दूसरा यहां पे इसका वेट लग रहा होगा mg। फिर एक यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, और इस mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। ये वाला एंगल रहता है थीटा, तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। ठीक, तो इसकी इक्वेशंस लिखी जाएं जरा। mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma। mg sin थीटा नीचे, f ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, और ये वाली फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो n इक्वल टू mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n, तो mg sin थीटा। अच्छा, एक चीज और देखो, फ्रिक्शन मतलब टॉर्क प्रोवाइड कौन कर रहा है? इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो ये सेंटर है, तो जो भी फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही हैं वो तो टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगी। अकेला फ्रिक्शन ही ऐसा है यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको जो टॉर्क प्रोवाइड कर रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी इसके घूमने की जो वजह है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा चिकना होता, एकदम फ्लैट स्मूथ, तो ये बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ जाती, तो फ्रिक्शन की वजह से ये रोल कर रही है। तो फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क। तो टॉर्क का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें यहां पे, तो वो होगा RF साइन थीटा होता है वैसे तो, लेकिन F और R के बीच में एंगल यहां पे कितना है 90 डिग्री, और टॉर्क होता है I अल्फा, तो I अल्फा लिख सकते हो इसको, और अल्फा होता है A बाय R, तो अल्फा को A बाय R लिख सकते हो। तो यहां से आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या मिला? यहां से आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला मिला IA बाय R स्क्वायर। वो अगर आप यहां पे डाल दो तो mg साइन थीटा माइनस IA बाय R स्क्वायर इक्वल टू ma। अगर मैं इस टर्म को उधर लेकर a कॉमन ले लेता हूं तो a की मेरे को वैल्यू मिलेगी mg साइन थीटा अपॉन m प्लस I बाय R स्क्वायर। तो एक बॉडी जो रफ इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रही होती है उसकी एक्सेलरेशन होती है ये mg साइन थीटा अपॉन m प्लस I बाय R स्क्वायर, और डिपेंड करता है कि वो बॉडी क्या है उस पे आगे का फॉर्मूला निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये जो बॉडी है ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट होता है हाफ mr स्क्वायर। तो आगे के फॉर्मूले आप यहां से निकाल लो, I की जगह रखा हाफ mr स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg साइन थीटा अपॉन m प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यानी हाफ m प्लस हाफ m होगा 3/2m, तो 2 ऊपर चलाएगा, 2mg साइन थीटा बाय 3m, m से m कट गया, तो डिस्क की एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी 2/3g साइन थीटा। तो अलग अलग बॉडीज की अलग अलग आएगी, बट ये जनरल फॉर्मूला है। फिर और भी निकालने को पूछा हो सकता है, जैसे बोलता है कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, तो फ्रिक्शनल फोर्स है IA बाय R स्क्वायर, तो डिस्क की फ्रिक्शनल फोर्स आप निकाल सकते हो, I उसका हाफ mr स्क्वायर पुट करके R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, हाफ m इंटू A, तो 4/3mg साइन थीटा, है ना ऐसे। बट ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, इससे आप किसी की भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो।